तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं के मैथ से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बीजगणन विधि। तो जिस बीजगणन विधि सीखने से पहले अपन को कुछ निर्देश होते हैं, जो महत्वपूर्ण निर्देश होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अनुपातों की तुलना। तो अनुपातों की तुलना में अपन को सबसे पहले देखो A1/A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब अगर नहीं होता है A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर अगर नहीं होता है तो A केवल अद्वितीय हल होगा। क्या हुआ? अद्वितीय, मतलब केवल इसका क्या होगा? एक ही हल होगा। अगर A1 और A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात और C1 और C2 का अनुपात अगर तीनों क्या हैं? बराबर हैं, तो इनकी क्या होंगी? अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और A1 A2 का अनुपात, B1 B2 का अनुपात और C1 C2 का अनुपात में B1 और B2 का अनुपात और C1 और C2 का अनुपात अगर बराबर नहीं है तो इनका कोई हल नहीं होगा। क्या? कोई भी हल नहीं होगा। अगर A1 और A2 का अनुपात एक किस में हो? बीजगणितीय निरूपण में हो गया। एक किस में होगी निरूपण? किस में होगी? ये बीजगणितीय निरूपण में। अब इसके बाद ये इस तरफ लिखा है ग्राफीय निरूपण। तो अगर अनुपात A1 और A2 का अनुपात और B1 और B2 का अनुपात अगर ये बराबर नहीं है तो ये रेखा एक ग्राफीय निरूपण में क्या होंगे? ये दूसरे को रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। इसमें रेखीय समीकरण एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। अब इसी प्रकार अगर A1 और A2 का अनुपात, B1 और B2 का अनुपात, C1 और C2 का अनुपात अगर ये तीनों क्या हैं? बराबर हैं, तो ये दोनों समीकरण रेखीय समीकरण होंगे जो भी एक दूसरे क्या होंगे? समपाती होंगे। क्या होंगे? समपाती। ग्राफीय निरूपण विधि में क्या होंगे? एक दूसरे के समपाती होंगे। इसी प्रकार इसमें भी क्या होंगे? समांतर होंगे। तो ये आपको महत्वपूर्ण निर्देशांक हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे? याद करने पड़ेंगे। ठीक है। इसके बाद अपन को जब ये महत्वपूर्ण निर्देशांक आप याद कर लोगे तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्या? बीजगणन विधि। अब इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है? बीजगणन विधि। तो बीजगणन विधि में आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर अपन को मान लेना है x। सबसे पहले अपन को इसको क्या मान लेना है? x। इसको यहाँ पर लिख लेना हम पाई और यहाँ पर लिख लेना है 1। ठीक है। तो अब यहाँ पर x/1 अपन को अभी इसके बाद क्या करना है? तीर के निशान बनाने। किस तरफ? आपके दाएं हाथ तरफ। ठीक है। इस तरह है आपको तीर, इस तरफ आपको पहले 31 के निशान लगा लेने हैं। ठीक है। अब इनको आपके दाएं हाथ तरफ क्या कर लेना है? तीर के निशान बना लेने हैं। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ से अपन को क्या लिखना है? इसमें लिखना है क्या? इसको सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? B1 C1 A1 B1। तो अपन क्या करना है? B1 C1 A1 B1। ठीक है। फिर इसी प्रकार नीचे भी लिखना है B2 C2 A2 B2। मतलब क्या है? जब अपन को अगर क्या करना है? x का मान चाहिए। ठीक है। तो अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? B1 और B2 C2 का क्या करना पड़ेगा? गुणा। उसमें से B2 और C1 के गुणा को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है। इसी प्रकार अपन को y का मान चाहिए तो C1 और A1 को अपन को गणा करना पड़ेगा और उसमें से क्या घटाना पड़ेगा? C2 और माइनस इंटू A1 के गुणा को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको जब ये क्या कहलाती? बीजगणन विधि। ठीक है। अब इसको अपन किस तरह लिखेंगे? x अपॉन क्या? B1 इसका गुणा इसमें हुआ तो क्या आएगा? देखो B1 को गुणा C2 में हुआ तो B1 इंटू C2 हमने बताया था। अब इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, इसको इनके क्या करेंगे? अंतर मतलब घटाएंगे। और B2
इंटू C1, ठीक है। अब इसके बाद C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। इसी प्रकार अपन को इसको भी कर लेना है, A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। यह क्या है, बज्जगणन विधि। इसी प्रकार आपको इस फॉर्मूले के माध्यम से आपको किसी भी रैखिक समीकरण का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। किसके द्वारा, बज्जगणन विधि के द्वारा किसी भी रैखिक समीकरण का क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। और इसके लिए आप किससे तुलना करना पड़ेगी, रैखिक समीकरण की तुलना किससे करते हैं, किससे करते हैं, AX धन B वाई धन C बराबर 0 से तुलना करते हैं। जिसके मतलब समीकरण, इसका पहला समीकरण तो उसको A1 B1 C1 मान लेंगे। जब दो रैखिक समीकरण से करते हैं तो इसको रैखिक समीकरण 1 मान लेंगे और इस दूसरी रैखिक समीकरण को क्या मान लेंगे, A2X धन B2 वाई धन C2 बराबर 0। इसको क्या मान लेंगे, रैखिक समीकरण 2। इनके बीच अपन क्या करेंगे, बज्जगणन विधि से हल करेंगे, इसको इस रूप में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर माना देखो अपन ने इसका B1 का मान क्या है, ये बाई के आगे जो भी संख्या लिखी रहेगी वो पूरी क्या है, B1 का मान। तो यहाँ पर B1 का मान क्या है, प्लस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन B1 का मान रख देंगे, यहाँ पर C2 का मान रख देंगे। यहाँ से इस रैखिक समीकरण से इसका क्या होगा, बज्जगणन विधि द्वारा क्या होगा, हल होगा। यही क्या है, बज्जगणन विधि कहलाती है। अब आइए आपको अब प्रश्न की ओर ले चलते हैं। तो देखिए इस प्रश्न को, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है जिसका कोई हल नहीं है, या किसके विपरीत अनुरूप में से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे बज्जगणन विधि से क्या करना, हल। अपन को सबसे पहले अपन को पता करना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण है उसमें से किसका एक अद्वितीय हल है, या फिर इसका कोई हल नहीं है, या किसके अनेक हल हैं। तो अपन को इसको पहले पता करना पड़ेगा। अगर उसका अद्वितीय हल होगा तो उसको अपन क्या करेंगे, बज्जगणन विधि से हल करेंगे। तो अपन को इसका पहला सवाल दिया गया है, इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या दिया गया है, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। इसके बाद 3x 9y माइनस 2 बराबर 0। इसको अपने समीकरण नंबर देखो क्या दिया गया है, पहला x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब अपन को इसको पता करना होगा एक इसके अद्वितीय हल है या नहीं, क्योंकि इसमें प्रश्न में लिखा था कि अगर इसका अद्वितीय हल है तो इसको क्या करना है, बज्जगणन विधि से हल करना है। अपन इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे। तो अपन ने यहाँ पर देखा था कि अद्वितीय हल कब होता है, जब A1 का अनुपात A1 और A2 का अनुपात B1 और B2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है, तो ये क्या होता है, अद्वितीय हल। तो ठीक है, अपन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इन रैखिक समीकरणों की पहले तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण की तुलना AX धन BY धन C बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण नंबर 1 की कर रैखिक समीकरण AX धन BY धन C से तुलना करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, A1 का मान और A2 का मान, ठीक है, B1 का मान B2 का मान, और यहाँ C1 का मान और C2 का मान अपन क्या करेंगे, निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो अपन को यहाँ पर
सबसे पहले समीकरण नंबर 1 की इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण नंबर x के यहाँ ए लिखा है, तो यहाँ पर x के यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब ए का मान क्या हो गया, ए हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर y के आगे b लिखा है, मतलब b का मान क्या होगा, समीकरण नंबर 1 से b का मान ऋण 3 होगा। ठीक है, यहाँ इसी प्रकार c के आगे क्या लिखा है, c की जगह पर क्या लिखा है, ऋण के 3, तो c का मान भी क्या होगा, ऋण 3 होगा। ठीक है, ये अपन ने समीकरण नंबर 1 से तुलना की थी, तो अपन को a1, b1 और c1 के मान प्राप्त हुई। इसी प्रकार समीकरण नंबर, अब इसकी रैखिक समीकरण की तुलना किससे करेंगे, समीकरण नंबर 2 से। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर x के आगे क्या लिखा है a, तो यहाँ पर x के आगे क्या लिखा है 3, तो यहाँ पर a2 का मान क्या आ गया 3। इसी प्रकार क्योंकि a2 की यहाँ पर a2 क्यों लिखा है, क्योंकि अपन इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से तुलना कर रहे हैं। ठीक है, किससे, 2 से। ठीक है, अब यहाँ पर y के आगे b लिखा है, तो यहाँ पर y के आगे क्या लिखा है, ऋण के 9, तो यहाँ पर क्या है, ऋण के 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर c की जगह पर क्या लिखा है, ऋण के 2, तो अपन c के यहाँ पर क्या ऋण के 2, तो अपन को यहाँ से इससे तुलना करने पर अपन क्या b, इसके बाद अपन किसके मान मिल गए, a1 के, a2 के, b1 के, b2 के, c1 के, c2 के मान मिल गए। अपन को अब क्या करना है, इसको पता करना है कि ये अद्वितीय हल है या नहीं। तो अद्वितीय हल का क्या होता है सूत्र, a1 अपॉन a2 किसके नहीं है बराबर, b1 अपॉन b2 के। तो अपन इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, इसको रख लेंगे। इसका a1 का मान क्या है, 1/3। ठीक है, तो अपन इसको पहले अपन इसको नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो अपन इसको इसके बराबर, इसके ऋण 3 अपॉन ऋण 9। ठीक है, तो ये तो जैसे तैसे तो कटेगा नहीं। ठीक है, अब देखो ए से कट जाएगा, ऋण से ऋण कट जाएगा, और 3 का भाग देंगे किसी में, 9 में, तो 1/1 के आ जाए 1/3। देखो दोनों बराबर हैं, अगर नहीं होती तो इसको क्या होगा, क्या होता है, अद्वितीय हल होगा। लेकिन ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के। इसलिए क्या है, इसके अनेक हल हैं, क्या हैं इसके। अब इसी प्रकार अपन इसके भी कर लेंगे, क्या c1 अपॉन c2 के, इसको भी देख लेंगे। इसका क्या है, ऋण के 3 अपॉन ऋण के 2, तो ऋण से ऋण कट जाएगा, तो c इसका मान क्या आ जाएगा, 3/2। तो इसका 3/2। देखो ये 2 तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इस स्थिति में क्या आता है, इस स्थिति में देखो जब इसकी तीसरी संख्या बराबर ना हो, देखो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 किसके इसके बराबर नहीं है, यही स्थिति बन रही नहीं, यहाँ पर इसके बराबर नहीं है, तो इसके क्या हुआ, कोई हल नहीं हुआ। क्या नहीं होगा यहाँ पर, तो अतः रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि इसका क्या है, रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं है। ठीक है, इस तरह आपको पहले पता करना है। ठीक है, अगर प्रश्न में दिया गया है इसको पहले जांच करके अपन को पहले पता करना है कि ये इसके कोई हल नहीं है, या अद्वितीय हल है, या फिर इसके अनेक हल हैं। तो अपन को पहले इसको पता कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अपन को हल करना है, अगर प्रश्न में पूछा गया है तो। ठीक है, अगर प्रश्न में डायरेक्ट क्या लिखा है, बीजगणित विधि से हल कीजिए, तो अपन को इसका क्या करना है, सीधा आपको बीजगणित विधि से क्या करना है, हल करना है। लेकिन इसमें क्या आपको पहले बताना था, तो अपन ने चेक कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका बीजगणित विधि से हल नहीं है। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, तो इसको अपन अब इसको बीजगणित विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन दूसरा करके देखते हैं इसमें क्या होता है। तो इसके बाद अपन दूसरा प्रश्न कर रहे हैं। इसमें देखो क्या दिया गया है, दूसरा प्रश्न 2x धन y बराबर 5 और 3x धन 2y बराबर 8 है। तो इसको आप देख रहे हैं रैखिक समीकरण है जो ax धन by धन c के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसके रूप में लाएंगे। ठीक है, तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको बराबर के 5 को बराबर के इस तरफ लाएंगे। क्या करेंगे, इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे, तो क्या होगा इसका 2x धन y ऋण
5, इसका पक्षांतर होगा तो इस तरफ आ जाएगा, तो इसका यहाँ पर बचेगा क्या 0। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया 1। इसी प्रकार अपन इसको भी करेंगे 3x धन 2y, इसको 8 का पक्षांतर करेंगे इस तरफ आ जाएगा, तो यानी कि 8 बराबर 0। समीकरण नंबर इसको 2 दे दिया। ठीक है, अब इसके अपन क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे रेखीय समीकरण से। तो यहाँ पर रेखीय समीकरण से जब तुलना करते हैं तो अपन इसको देखो, आपको ये पता होगा ये दोनों क्या है रेखीय समीकरण। तो रेखीय समीकरण इसको क्या कहते हैं A1, इसको B1, इसको क्या करते हैं C1। ठीक है, इसी प्रकार इसको A2, इसको B2, इसको C2 कहते हैं। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की रैखिक समीकरण A x धन by धन c बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे, इनकी रैखिक समीकरण से तुलना करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपन को A1 A2 B1 B2 C1 और C2 की मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, जिस प्रकार आपने पहले सवाल में किया था। तो यहाँ पर A1 का मान क्या है 2, यहाँ पर बाई के आगे प्लस लिखा है, यहाँ पर बाई के आगे प्लस का है B है, तो यहाँ पर B का मान क्या आ जाएगा, कुछ इसकी बाई के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या लिखा हुआ होता है 1, तो B1 का मान क्या आ जाएगा 1 और C1 का मान क्या है 5। इसी प्रकार यहाँ पर देखो x के आगे क्या लिखा है A, x के आगे क्या लिखा है 3, तो A2 का मान क्या आ गया 3, यहाँ पर प्लस के 2, तो 2 यहाँ पर क्या आ गया, क्या है यहाँ पर C का मान क्या है ऋण के 8। ठीक है, अब इनके अपन क्या करेंगे A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, इसका करेंगे तुलना। तो A1 का मान है 2/3 बराबर क्या है 1/2। देखो ये दोनों तो कटेंगे है नहीं, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है नहीं है, मतलब इसका क्या हुआ अद्वितीय हल। ये क्या है, ये दोनों रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है। क्या है, अद्वितीय हल होंगे। दोनों रैखिक समीकरण क्या होंगे अद्वितीय, मतलब क्या हुआ केवल एक ही हल होगा। क्या होगा, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तो केवल एक ही हल होगा। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, अगर इसका एक ही हल होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको बज्रगुणन विधि से हल करेंगे। किससे करना है, आपको पहले प्रश्न में क्या कहा था, अगर इसका अद्वितीय हल है इसको क्या करना है, बज्रगुणन विधि से हल करना है। अब देखो इसका क्या है अद्वितीय हल है, तो इसको क्या करेंगे, अब बज्रगुणन विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसको अपन बज्रगुणन विधि से हल करते हैं। तो बज्रगुणन विधि में क्या होता है, बज्रगुणन विधि अतः क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः बज्रगुणन विधि से, किससे, अतः बज्रगुणन विधि से। ठीक है, तो बज्रगुणन विधि क्या है, देखो अपन ने इस तरह है, ये तो अपन ने इस सूत्र को निकालने के लिए यहाँ पर ये बनाया था। ठीक है, तो आपको ये नहीं बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इसको आप सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। क्या है, x क्या है, x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1, यहाँ पर क्या है y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, इसके बाद 1 अपॉन A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। ठीक है, इस फॉर्मूले में आपको जो ना ये अपन ने मान प्राप्त किए थे इनको क्या कर देना, रख देना है। जो भी आपने मान प्राप्त किए थे उनको इसमें क्या कर देना है, रख देना है। तो आपको देखो यहाँ पर क्या मान प्राप्त किए थे, A1 के मान, देखो यहाँ पर A1 के मान, A2 के मान, B1 के मान, B2 के मान, C1 के मान, C2 के मान, ये यहाँ पर ने जो मान निकाले थे इसको अपन को इस सूत्र में बज्रगुणन विधि के सूत्र में रख देना है। तो अपन को यहाँ पर x अपॉन
यहाँ से अपन देखो रखते हैं क्या है, A1 का मान क्या है, A1 और A2 का मान क्या है 2 और 3, क्या है 2 और 3। तो यहाँ पर देखो B1 का मान क्या है, B1 का मान क्या है 1, क्या 1 इंटू C2 का मान क्या है ऋण के 8, तो ऋण के 8, ठीक है ऋण के 8। इसके बाद माइनस B2 का मान क्या है 2, C1 का मान क्या है, C1 का मान है ऋण के 5, तो इंटू ऋण के 5, ठीक है। अब इसके प्रकार बाई अपॉन C1 का मान क्या है ऋण के 5 और A2 का मान क्या है 3। इसके बाद C2 का मान क्या है ऋण के 8 इंटू A1 का मान क्या है 2, इसी प्रकार 1 अपॉन, अब इसका A1 का मान क्या है 2 और B2 का मान क्या है 2, ठीक है। अब इसके बाद A2 का मान क्या है 3 और B1 का मान क्या है 1, ठीक है। इसको अपन क्या करेंगे हल करेंगे, ठीक है। अब x बटे यहाँ पर देखो ऋण के 8 का 1 में गुणा हो तो ऋण के 8, इसको देखो ऋण के 5 का 2 में गुणा हो तो ऋण के 10 और ऋण का गुणा हो जाएगा तो क्या होगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के 10 बराबर बाई अपॉन इसका इसमें गुणा हुई, देखो ये ऋण के 5 तो क्या ऋण के 15, यहाँ पर ऋण का गुणा ये होगा तो क्या होगा धन 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर 2 दूनी 4 और इसका इसमें होगा ऋण के 3, ठीक है। अब इसके बाद देखो x यहाँ पर 8 10 से छोटे हैं, ठीक है ऋण के हैं धन के, तो यहाँ पर क्या बचेगा धन के 2, यहाँ से जब जी घटेंगे ऋण के 15 और में से धन के 16 में से ऋण के 15 घटेंगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर 1 अपॉन इसमें से घटेंगे तो ये कहा जाएगा 1, ठीक है। तो अपन को जब x का मान निकालना हो तो इसको अपन इसको इसके बराबर करते हैं, तो x अपॉन 2 बराबर 1 अपॉन 1, तो इसका त्रियक गुणा कर देंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो x बराबर क्या आएगा 2। इसी प्रकार आप x का मान निकाल लिया, इसी प्रकार आप क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे इसी प्रकार किसका y अपॉन 1 बराबर 1 अपॉन 1, ठीक है। तो अब इसका त्रियक गुणा करेंगे तो इसका इसमें होगा तो 1 आएगा, इसका इसमें होगा तो y बराबर 1, तो यहाँ इसी प्रकार आपको x का मान और y का मान प्राप्त हो गया। यही क्या है बज्रगुणन विधि, इसको अपन को बज्रगुणन विधि से हल करके इस तरह लिखना है, ठीक है। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं। पहले आपको इसको चेक कर लेना है कि इसका अद्वितीय हल है कि नहीं, इसको पहले आप इस तरह चेक कर लें, ठीक है। जब अद्वितीय हल है तो इसको आप बज्रगुणन विधि से इस तरह हल कर सकते हैं, अथवा इसको आप इस तरह हल करके लिख सकते हैं। इसको आप x के और y के मान निकाल सकते हैं, क्या बज्रगुणन विधि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको प्रश्न आता ही ज़रूर ही आता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, आप इसको अच्छी तरह कर लें।